मगर फर्स्ट नाइट में अगर हम लोग स्टैटिस्टिकली देखें तो 80% लोग तो कर ही नहीं पाते। अच्छा। 80% जो नहीं कर पाते, उन 80% में 90% को यही नहीं पता होता कि वजाना कहाँ है, डालना कहाँ है। कम उम्र में मैस्टरबेशन करने से क्या होता है, बार बार मैस्टरबेशन करने की इच्छा होती है, तो वो बार बार करता है, तो बार बार मैस्टरबेशन करता है, जल्दी से कामुकता शांत करना चाहता है, और यही उसका नेचर हो जाता है। जब शादी होती है, सेक्स होता है, या शादी के पहले सेक्स होता है, जब भी होती है, वो कामुकतावश नेचर तुरंत डिस्चार्ज हो जाता है। एंड इज ऑरल सेक्स डेंजरस और इज इट सेफ? सवाल है कि एक हेल्दी सेक्स लाइफ क्या है, हफ्ते में कितने दिन सेक्स हो तो इसको हम हेल्दी सेक्स लाइफ कहते हैं। हेल्दी सेक्स लाइफ का मतलब आपका शरीर हेल्दी रहे। स्त्री और एक पुरुष अपनी वासना पूर्ति के लिए ही विवाह बंधन में जुड़ते हैं। जो औरतों की सेक्सुअल टेंडेंसी होती है या इंक्लिनेशन है, वो मर्दों से कई गुना ज़्यादा है। 8 गुना ज़्यादा है। 8 गुना ज़्यादा है। पहली रात में बीवी को खुश करने के लिए परफॉर्मेंस प्रेशर हो, या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, या फिर प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन, अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ चल रहा है और आप इन बीमारियों से या फिर ऐसे लक्षणों से ग्रसित हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपके माइंड में जितने भी मिथ्स हैं सेक्स को लेकर, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आप फेस कर रहे हैं, उन सब का जवाब आज इस पॉडकास्ट में दिया जाएगा। क्योंकि मेरे साथ आज डॉक्टर गोविंद गुप्ता हैं, जो पिछले 44 सालों से सेक्सोलॉजिस्ट हैं। तो सेक्स रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं, उन सब का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसे कहीं स्किप मत करिएगा, और अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर गोविंद गुप्ता, जो कि पिछले 44 सालों से सेक्सोलॉजिस्ट हैं। सर, यू वेलकम टू आवर पॉडकास्ट टुडे। थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहला मेरा सवाल है कि यू आर अ सेक्सोलॉजिस्ट, एंड आजकल व्हाट आर द मेजर सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो लोग फेस कर रहे हैं, और किस तरीके के पेशेंट्स आपके पास आजकल ज़्यादातर आते हैं? सर देखिए, सेक्सोलॉजिकल प्रॉब्लम 1000 साल से नहीं बदली। वही समस्या, वही प्रॉब्लम है। 1000 साल पहले भी रिकॉर्ड हुई थी, ट्रीटमेंट होता था, आज भी वही प्रॉब्लम है। सेक्स में अभी भी अधिकतर लोग आते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन अथवा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के इलाज के। देखिए, सर्कमस्टेंसेस हर युग में बदल जाती है। हर 5 साल में एक, समझ लीजिए आज की तारीख में, युग बदल जाता है, चीज़ें बदल जाती है, प्रॉब्लम मोर और लेस कम बेसी वही रहती है। तो हम लोग का मेजर जो प्रॉब्लम है वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, अर्ली इजैकुलेशन, सेक्सुअल मिथ और सेक्सुअल मिसअंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले एक एक करके हम इससे बात करते हैं। हम बात करते हैं जो डिसफंक्शन है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, उसमें बात करते हैं। क्या आजकल जो इतना वर्क प्रेशर है, क्या वो रिस्पॉन्सिबल है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के? क्या ये एक रीज़न है सर आपके टाइम में, आज के टाइम में? सर, इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी एक वजह से नहीं हो सकती। भाई देखिए, आपने वर्क टेंशन की बात करी, तो आज हम लोग वर्क टेंशन की बात कर रहे हैं। 20 साल पहले कुछ और टेंशन होते थे, 100 साल पहले भी कुछ और टेंशन रहते थे। तो टेंशन हमेशा से ही रहा। आज वर्क टेंशन क्या हो गया है कि अगर आपने अपना डेडलाइन पूरा नहीं किया तो आपका नौकरी में प्रॉब्लम आ सकती है, बोनस में प्रॉब्लम हो सकती है, इनकम में प्रॉब्लम। आज हम लोग इस टेंशन से गुजर रहे हैं। लेकिन सेक्स जो भगवान ने बनाया है वो टेंशन मिटाने के लिए ही बनाया है। तो अगर आपके पास वर्क टेंशन है या कोई भी प्रेशर में अगर आपका सेक्स नहीं हो रहा है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं हो रही है, तो इसमें टेंशन का दोष नहीं होता, इसमें और भी कई सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं, मनोवैज्ञानिक तौर पे, शारीरिक तौर पे और आपके एनवायरमेंटल तौर पे। एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना जो एक मैरिड लाइफ है उसके लिए कितना खतरनाक है ये चीज़? देखिए, मैरिड लाइफ में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है तो मैरिड लाइफ का पूरा जो रंगीनता है या जो मैरिड लाइफ का मज़ा है, जो जीवन में खुशी और उल्लास है,
वो पूरा क्या पूरा ख़त्म हो जाता है। और जो पुरुष है वो जिस हीन भावना से अपनी ज़िंदगी ख़त्म करता है, बिताता है, वो उसके कैरियर के लिए बड़ा नुकसानदायक होता है। अब लोगों को लगता है यार मैं तो सेक्स भी नहीं कर पाता, तो मुझसे कम कैसे होगा। एक मन में प्रश्न खड़े रहते हैं हमेशा, क्या मैं कर पाऊंगा। एक ये डाउट को क्रिएट करता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, और इस वजह से अच्छे अच्छे लोगों का भी कैरियर बुझ गया। सर, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जब होता है, इससे क्या एक मरीज डिप्रेशन में भी चला जाता है? डिप्रेशन में नहीं जाता, बहुत कम केसेस में ऐसा हुआ है कि इसकी वजह से डिप्रेशन में जाए। लेकिन आजकल जो है डिप्रेशन की परिभाषा ऐसी है हो गई है कि अगर किसी का भी जरा से मूड खराब होता है तो डिप्रेशन हो गया। परिभाषा बदल गई। मतलब पहले 10 साल पहले भी लोग बड़े बड़े संकट झेल लेते थे, हंसते हंसते संकट झेल लेते थे। आज तो थोड़ी सी खरोंच भी आ जाए तो मन खराब हो जाता है लोगों का। तो ये जो डिप्रेशन वाला शब्द है, ये एक्चुअली पेशेंस, धैर्य की कमी का एक आजकल का एक्सप्रेशन हो गया। लेकिन जो डिप्रेशन, मेडिकल डिप्रेशन है, जहाँ पे ब्रेन के केमिकल्स ख़त्म हो गए हों, वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से नहीं होता है। क्योंकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन से की वजह से आपके अंदर हीन भावना हो गई, आप अपने को छोटा समझ रहे हैं, आप अपने को कमज़ोर समझ रहे हैं, आप अपने को कोई भी काम के लायक नहीं समझ रहे। नपुंसक जैसी थॉट्स माइंड में आ जाती है। नपुंसक जैसे थॉट्स माइंड में आ जाती है। तो ये एक भावनात्मक बीमारी हुई, सेंटिमेंट से इन्वॉल्व है, सेंटिमेंटल से इन्वॉल्व है। लेकिन जो डिप्रेशन वाली चीज़ है वो ब्रेन में पैथोलॉजिकल डैमेज वाली चीज़ होती है। तो मैं क्या समझा पा रहा हूँ कि एक आपका मन खराब हो रहा है, आपका मनोवैज्ञानिक आप साहस से डाउन है, किंतु ब्रेन ठीक फंक्शन कर रहा है। तो ये होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन और ये होता है डिप्रेशन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ते हैं और क्या डिवोर्स का भी खतरा पैदा होता है? सर देखिए, डिवोर्स का खतरा तो सबसे पहले पैदा होता है, क्योंकि एक स्त्री अपनी शारीरिक इच्छा की वजह से, शारीरिक डिमांड पूरा करने का, एक स्त्री के पास कोई दूसरा चारा ही नहीं है कि वो शादी करे के अलावा कुछ कर पाए। एक्स्ट्रा मैरिटल होते हैं, बहुत केसेस में होते हैं, लेकिन वो एक लिमिट में रहता है। अब कोई चाहत होती है कि मुझे प्रतिदिन एक प्यार मिले, प्रतिदिन मेरे शरीर को एक टच मिले, प्रतिदिन मेरे हॉर्मोन्स को एक स्टिमुलेशन मिले। इस चाहत को, ये बायोलॉजिकल फीचर को हम लोग ने सेक्स भावना का नाम दे रखा है। तो ये जो सेक्स भावना चाहिए, जिनको प्राय चाहिए होता है, देखिए ऐसा कौन सा इंसान है, मैं तो कहूँ इंसान तो छोड़िए, ऐसा कौन सा जानवर है जो नहीं चाहता कि दूसरों की नज़र उस पर ना रहे या उसको कोई देखे ना। देखिए मेरे घर में एक समय 5 कुत्ते थे, आज के समय 2 ही रह गए हैं, लेकिन 5 की इच्छा होती है कि मुझे अटेंशन मिले। ऐसे ही मेरी बहन के घर में एक बिल्ली है, वो भी चाहती है कि मुझे अटेंशन मिले। घर का जो स्टाफ होते हैं वो भी चाहते हैं कि मुझको अटेंशन मिले, कोई मुझे देखे। बहुत सही। अगर कोई, जैसे मालिक अगर नहीं देखे तो नौकर मोटिवेशन उसका खत्म हो जाता है काम करने का। सर, ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, क्या ये ट्रीटेबल है और कितना समय लगता है इसको ठीक करने में? पहली बात, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो 99% केसेस में पूरा का पूरा 100% ट्रीटेबल होता है। अब कितना टाइम लगता है ये देखिए पेशेंट के ऊपर निर्भर करता है। पेशेंट माने रोगी अगर पूरे विश्वास के साथ इलाज कराए तो कई बार 10 दिन में भी ठीक हो सकता है। ऐसे केसेस भी हुए हैं? ऐसे केसेस भी हुए हैं, प्राय होते हैं। मैं तो कहूँगा कि 66% रोगी जो हमारे यहाँ आते हैं, विश्वास के साथ आते हैं, 2 हफ्ते में ठीक होकर निकल जाते हैं। 2 हफ्ते में ठीक? और जिनको विश्वास नहीं होता
वो तो ठीक ही नहीं हो पाते कभी। ऐसा भी हुआ है। और इसके साथ में क्या होता है कि दवा के साथ में रोगी को कुछ खाना पीना भी कंट्रोल करना होता है। ये नहीं कि ये एक चीज़ ज़्यादा खाए वो चीज़ खाए, कुछ खा रहा है जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है, तो खाने में उसको संभलना होता है। फिर दूसरी बात, उसको मूड ठीक रखने की बात करनी होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रिस्टोर करना होता है, वाइफ का प्यार जीतना होता है, और कुछ एक्सरसाइज करनी होती है। तो ये सब मिला के एक ट्रीटमेंट होता है। तो ट्रीटमेंट से अच्छे रिजल्ट आते हैं। आजकल ट्रीटमेंट और भी बेहतर हो गया। ये जो खाने की बात सर आपने कही, क्या ये जंक फूड कहीं रिस्पॉन्सिबल है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन? जंक फूड बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जंक फूड में कुछ मैदा होता है, उससे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि पाम ऑयल जो व्यवहार होता है वो बड़ा खतरनाक चीज़ होती है। पाम ऑयल बहुत जल्दी से शरीर में मैदा और पाम ऑयल का जहाँ मिश्रण जाता है, शरीर के अंदर आलस्य भाव बढ़ जाता है। एक सर और बात आता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कि कई लोग के अंदर ये है कि मैं अब 50 साल का हो गया हूँ, शायद अब मैं सेक्स नहीं कर सकता हूँ, तो शायद इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। कब तक एक हेल्दी इंसान लाइफ में सेक्स कर सकता है? एक हेल्दी इंसान का ही अगर डेफिनेशन आप क्लियर करें तब आपको पता चलेगा हेल्दी इंसान कभी सेक्स से बेमुख नहीं होता। देखिए, सेक्स जो है वो हर जीवित वस्तु की प्राइमरी नीड है, बेसिक नीड है प्राइमरी जी। क्योंकि जब शरीर जब जिसको मिलता है उसके मन में कुछ मूल माने शरीर के साथ कुछ इच्छाएं होती है, तो सेक्स की इच्छा शरीर के साथ आती है। बच्चे पैदा करने की या बच्चे को संभालने की, बच्चे की देखभाल करने की इच्छा होती है। फिर कुछ चीज़ पसंद नापसंद की इच्छा होती है, कुछ खाना पीना, सोना, बाथरूम, टॉयलेट वगैरह सब एक नेचुरल प्रोसेस है जो सबको इच्छा होगी। नहीं होना अननेचुरल है। एक जो आपने दूसरा टॉपिक बताया, प्रॉब्लम्स प्री मैच्योर इजैकुलेशन जो हो रहा है आजकल, क्या रीज़न है कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन होता है इतना जल्दी? अगेन जंक फूड रीज़न है इसका कोई, या फिर क्या रीज़न है? प्री मैच्योर में जंक फूड का रीज़न नहीं है। प्री मैच्योर होता है कि बहुत जल्दी तुरंत वीर्यपात हो जाता है, वो अपने उत्तेजना को ही नहीं कंट्रोल कर पाता। उसके अंदर इतनी तेज़ी से उत्तेजना आती है और बहुत जल्दी कंट्रोल के बगैर डिस्चार्ज हो जाता है। अब इसमें क्या है कि उसके अंदर छुटपन से ही ज़्यादा सेक्स की इच्छा होने लगती है। कुछ लोग बहुत कम उम्र से कामुक हो जाते हैं, 11-12 साल में उनमें कामुकता आ जाती है। तो उनको क्या होता है कि कामुकता को ख़त्म करने के लिए उनके शरीर में कामुकता को खुद से कंट्रोल रखने की क्षमता ही नहीं डेवलप हो पाती, तो वो तुरंत छुपकर अपनी कामुकता को शांत करने के लिए मास्टरबेट करते हैं, हंसमथुन करते हैं जी। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अपनी कामुकता पे आपका कंट्रोल नहीं है, आप उसको जल्दी से शांत करने के लिए मास्टरबेशन कर रहे हैं। कम उम्र में मास्टरबेशन करने से क्या होता है, बार बार मास्टरबेशन करने की इच्छा होती है, तो वो बार बार करता है। तो बार बार मास्टरबेशन करता है, जल्दी से कामुकता शांत करना चाहता है, और यही उसका नेचर हो जाता है। जब शादी होती है, सेक्स होता है, या शादी के पहले सेक्स होता है, जब भी होता है, वो कामुकतावश नेचरवश तुरंत डिस्चार्ज हो जाता है उसका। ये जो एक्सेसिव मास्टरबेशन की प्रॉब्लम है, ये क्या आजकल की यूथ है, क्योंकि पॉर्न भी इतना बढ़ गया है आजकल, ऑनलाइन में ही पॉर्न अवेलेबल है, क्या वो कारण है कि आजकल यूथ बहुत जल्दी एज में मास्टरबेशन करते हैं? नहीं, यूथ पॉर्न की वजह से मास्टरबेशन नहीं करते जी। हमेशा से यूथ मास्टरबेशन करते आए हैं, क्योंकि यूथ किसी भी लड़की या औरत को देख के तुरंत उसके अंदर कामुकता आ जाती है, तो कामुकतावश लोग मास्टरबेशन करते हैं। पॉर्नवश गलत तरीके के सेक्स को सीखते हैं। पॉर्न की वजह से सेक्स क्राइम करने को मजबूर हो जाते हैं। तो पॉर्न की वजह से मास्टरबेशन नहीं है। वो युग भी था जब इंडिया में कोई पॉर्न था ही नहीं। जैसे मैंने जब 1980 में प्रैक्टिस शुरू करी
तो उस समय पॉर्न मतलब विदेशों में होता था, इंडिया में अवेलेबल नहीं था। वीसीआर का जमाना था आपका शायद। वीसीआर का जमाना, वीसीआर इंट्रोड्यूस हुआ था, वीसीआर वीसीबी का जमाना था वो। हाँ उस समय इंट्रोड्यूस हुआ था ये वीडियो वगैरह। तो इससे पॉइंट नहीं था, लेकिन लोग मैस्टरबेशन तब भी बहुत ज़्यादा करते थे। उसके भी पहले का युग में चले जाइए, से 1940 की बात कर रहा हूँ, तो घर बहुत छोटे छोटे होते थे, बच्चे देखते थे कि माँ बाप सहवास कर रहे हैं या माँ को नहाते हुए देख लेते थे, तो उनका उत्तेजना और होता था। तो वो भी एक युग था जब बहन, माँ या किसी स्त्री को नहाते हुए देख लेते हैं या सहवास करते हुए बच्चे देख लेते थे। तो वो युग था, उस समय भी मैस्टरबेशन हुआ। अब युग का जैसे मैंने बताया परिवर्तन हो रहा है, युग परिवर्तन हो रहा है, तो अभी पॉर्न लोग देख रहे हैं। लेकिन ये जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम है, क्या इससे बच्चा होने में प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, बच्चा होने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन, नपुंसक आदमी भी बच्चा पैदा कर सकता है, एक प्रीमेच्योर इंसान भी बच्चा पैदा कर सकता है, क्योंकि बच्चा पैदा होता है स्पर्म से, स्पर्म होता है सेमेन के अंदर और सेमेन तो कंटिन्यूस बनता रहता है। तो सेक्सुअल फंक्शन के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर बच्चा या रिप्रोडक्शन निर्भर नहीं करता। लेकिन अगर बहुत जल्दी उसका इजैकुलेशन हो जा रहा है तो बहुत पॉसिबल है कि वाइफ सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। ये 100% पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। देखिए, एक यंग स्त्री दो किस्म के पुरुष को नहीं पसंद करती, एक जिनका बहुत जल्दी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है और दूसरा यंग एज में साधु संत बन जाता है जिसको सेक्स की इच्छा ना हो। जिस ये अपना पति को अगर इच्छा ना हो सेक्स करने की तो पत्नी उसको पसंद नहीं करती, या फिर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाए तो उसको पसंद नहीं करती। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आप घर बैठे बैठे अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए आप घर बैठे अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं। अब ये कैसे होगा, इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, मुझे कॉल या फिर व्हाट्सएप करिए और मैं आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा। तो आपने कहा कि औरत पसंद नहीं करती है, ऐसा हमने सुना है सर, क्या ये मिथ है कि जो औरतों की सेक्सुअल टेंडेंसी होती है या इंक्लिनेशन है वो मर्दों से कई गुना ज़्यादा है? 8 गुना ज़्यादा है। 8 गुना ज़्यादा है, क्योंकि जो सेक्सुअल इंक्लिनेशन है ना, पुरुष का जो सेक्स की इच्छा खाली उसके शिश्न के टिप पे रहती है, लेकिन स्त्री के सिर से पैर तक सेक्स का सेंसेशन रहता है। तो स्त्री के सिर में भी अगर पुरुष हाथ लगा दे, सहला दे, तो स्त्री उत्तेजित हो सकती है, लेकिन पुरुष के सिर में हाथ सहलाने से पुरुष उत्तेजित नहीं होता है। तो स्त्री के पूरे बदन में ही सेक्स का सेंसेशन रहता है, या बहुत ज़्यादा उनके बॉडी में सेंसेशन होता है, तो उनमें कामुकता भी ज़्यादा आती है। दूसरी बात है कि इस इच्छा का एक दूसरी तरीके से भी प्रकाश होता है। स्त्री के अंदर एक इच्छा होती है कि मैं किसी का ख्याल रखूं, घर का ख्याल, पति का ख्याल, अपना घर होने का सपना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये सपना, ये इच्छा जो स्ट्रॉन्ग होती है, ये भी सेक्स इच्छा में परिवर्तित होती है। और ऐसा लोग कहते हैं कि भाई वुमेन का एक पर्टिकुलर ऑर्गन है जिसमें ज़्यादा उसको टच करने से ज़्यादा सेक्स का उसमें ये आता है, पावर इंक्लिनेशन आता है, कि ऐसा कुछ सच है? ऐसा कुछ नहीं है, जबकि जो सेंसिटिव पार्ट को ज़्यादा टच करने से इरिटेशन भी होती है कई स्त्रियों को। तो स्त्रियों को तो आपसे बात करने से उत्तेजित किया जा सकता है। तो यही हम लोग सबसे पहले सिखाते हैं कि अगर आप पहले आप बात करो, उससे उनके मन में भी उत्तेजना आएगी, आपके मन में भी उत्तेजना आएगी। बात करके जब आप सहवास करोगे तो मन के अंदर कामुकता भी कम रहती है। तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए पति पत्नी का आपस में बातचीत करना अति आवश्यक है। और दूसरी बात है सर, फोर प्ले। सो हाउ इम्पॉर्टेंट इज फोर प्ले इन द सेक्स? फोर प्ले तो देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फोर प्ले के बगैर सेक्स में न पुरुष इंजॉय कर सकता है, न स्त्री इंजॉय कर सकती है। स्त्री तो खैर बिल्कुल भी नहीं इंजॉय कर पाएगी। पुरुष क्या है, खाली अपना वीर्यपात के साथ जो आनंद महसूस होगा वही इंजॉय करेगा। तो कई पुरुष होते हैं जो खाली वीर्यपात का आनंद लेना चाहते हैं, तो वो बगैर फोर प्ले के करना चाहते हैं। लेकिन अधिकतर पुरुष एक सेंसेशनल सेंसुअल सेक्स चाहते हैं, तो उसके अंदर उसको फोर प्ले करने में अच्छा लगता है।
फोरप्ले से स्त्री को भी अच्छा लगता है। तो नेट रिजल्ट ये है कि फोरप्ले बहुत आवश्यक है, लेकिन फोरप्ले नहीं होना खराब है और बहुत अधिक होना भी खराब है। बहुत अधिक क्यों खराब है, इसमें क्या प्रॉब्लम? बहुत अधिक में क्या होता है कि स्त्री के सेंसेशन आती है फिर चली जाती है, ऐसे ही पुरुष का सेंसेशन आता है फिर चला जाता है। तो एक जो सेंसेशन आपका आता है वो ये नहीं है कि वो घंटों चलता रहे, फोरप्ले का चलता रहता है। तो अपना सेंसेशन का भी एक साइकिल है। तो बहुत लंबा फोरप्ले करने से कई लोगों की इच्छा ही खत्म हो जाती है सहवास करने की, या सहवास करने के समय इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने लगता है, या फिर कई लोग जो नॉर्मल इजैकुलेशन भी करने वाले होते हैं वो भी अर्ली इजैकुलेशन करते हैं। यानी आपने कहा कि जो ऑर्गेज्म है फीमेल में वो आ जाता है और इच्छा खत्म हो जाती है? नहीं, ऑर्गेज्म नहीं आता फोरप्ले से, बहुत कम लोगों, कम स्त्रियों को आता होगा, लेकिन इच्छा खत्म हो जाने की चांसेस बढ़ जाती है। एक और बहुत टैबू चलता है सोसाइटी में कि लेंथ ऑफ द पीनस, वो बोलते हैं कि भाई तुम्हारा नॉर्मल साइज़ नहीं है, नॉर्मल साइज़ तो 6 इंची का है, तुम्हारा 4 इंची है। तो एक उसमें भी एक हीन भावना आनी शुरू होती है कि नहीं, मैं वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर पाऊँ, मेरा तो छोटा है। क्या नॉर्मल साइज़ होता है सर, ये मिथ को एक बार आप कोई भी साइज़ नॉर्मल साइज़ होता है। अच्छा, कोई भी साइज़ हो वो नॉर्मल साइज़ होता है, क्योंकि स्त्री को जो सेंसेशन होता है वो वेजाइना के फ्रंट में होता है आधी इंची का। तो आपका अगर लिंग 1 इंच भी हो तो भी सेटिस्फाई करने के लिए बहुत बड़ा है। अच्छा, लेकिन ये मैं समझता हूँ ये एक मिथ है लोगों में कि भाई दोस्त मजाक उड़ाते हैं एक दूसरे का कि भाई ये शायद तुम्हारा इतना, ये बहुत बड़ा मिथ है और बहुत कॉमन मिथ है। कॉमन मिथ है ये, और ये आज तक चला आ रहा है और मेरे ख्याल से कभी कम ख़त्म नहीं हो पाएगा। लेकिन ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट ये है कि स्त्री का सारा सेंसेशन योनि का सामने के हाफ इंच में ही रहता है। और ये कब पता चलता है एक मर्द को कि जो आपकी वाइफ है या जिसके साथ आप हम बिस्तर हैं वो सेटिस्फाइड हो चुकी है, ये कब पता चलता है उसको, कब उसको फील होना चाहिए? उसको सेटिस्फाइड हो गई है ऐसा कुछ नहीं होता। स्त्री खुद ही अपने आप ही शांत हो जाती है। जो स्त्री बहुत तेज़ी से, या स्त्री का बहुत बदन गर्म हो रहा हो या बहुत जोड़ कर लिपट चिपट करना चाह रही हो, फिर वो धीरे धीरे शांत हो जाती है। तो इसी से स्त्री भी समझ जाती है कि मैं भी संतुष्ट हो गई हूँ, पुरुष भी समझ जाता है। सेक्सुअल जो प्लेजर्स हैं, क्या वो एक पुरुष से ज़्यादा महिला को ज़्यादा आता है? क्योंकि एक्टिव पार्टिसिपेंट तो पुरुष ही है, तो क्या महिला को ज़्यादा प्लेजर आता है उससे? ये थोड़ा डिस्प्यूटेबल है कि कौन ज़्यादा इंजॉय करता है। दोनों ही इक्वल अपने अपने लेवल का इंजॉयमेंट करते हैं। भाई देखिए, हमारे शरीर को 2 रोटी की ज़रूरत है कि एक मजदूर के शरीर को 6 रोटी की ज़रूरत है। तो वो अपना 2 रोटी खाने के बाद उसका इंजॉयमेंट पूरा हो जाएगा। 3 रोटी मिलेगी तो उसको थोड़ा भारी बनाने लग सकता है। मजदूर को 6 रोटी चाहिए, 5 उसको कम लगेगी, उसको भी 6 भारी लगेगी। तो ये अपनी अपनी खुराक होती है। तो कौन ज़्यादा इंजॉय करता है ऐसी कोई बात नहीं होती। लेकिन अगर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन वाला केस है तो उसमें समझ लीजिए स्त्री ने 10% ही इंजॉय किया, लेकिन पुरुष का वीर्यपात की वजह से उसने 100% इंजॉय कर लिया। ये डिपेंड करता है। और एक बात और है कि आजकल कई कंप्लेंट्स होती हैं जिस कारण घर भी टूटते हैं। आपने देखा होगा सर, वाइफ अक्सर ये एलिगेशंस करती है कि मेरा हस्बैंड मुझे अननेचुरल सेक्स की डिमांड करता है, मेरे से पॉर्न देखता है और जैसा वहाँ पे हो रहा है वैसा ही चाहता है मैं करूँ। इसके केसेस, लीगल केसेस भी इसके हुए हैं। तो ये कितना गलत है? ये गलत नहीं, काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि पॉर्न बहुत ज़्यादा फैल गया है और पॉर्न देख देख के एक कल्पना जगत में वो अपने को पॉर्न स्टार ही समझने लगता है पुरुष। अच्छा, तो जब वो पॉर्न स्टार समझ जाने लगता है तो उसी की तरह बिहेव भी करेगा। तो अननेचुरल का मतलब है ओरल सेक्स से, अननेचुरल का मतलब है एनल सेक्स से, और अननेचुरल का मतलब होता है टॉर्चर वाला BDSM सेक्स से, जिसमें बांध के वो चेन वगैरह, चेन बांध के थोड़ा हल्के हाथ से मारते हुए, बाल को खींचते हुए, या कोई भी किस्म के थोड़ा तकलीफ देते हुए सेक्स, उसको BDSM बोलते हैं। एंड इज ऑरल सेक्स डेंजरस और इज इट सेफ? ऑरल सेक्स इज इट डेंजरस और इट्स नहीं, सेफ? इट्स नॉट डेंजरस। लेकिन अगर जैसे पुरुष का लिंग में कोई इन्फेक्शन हो तभी खतरा होता है। कई बार कई पुरुष के लिंग में क्लाइमीडिया करके इन्फेक्शन होता रहता है, या फंगल इन्फेक्शन उसके पेनिस में होता रहता है। तो स्त्री को
के पेट में जा सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है, अदरवाइज नहीं होता। और एक बहुत सवाल है कि एक हेल्दी सेक्स लाइफ क्या है, हफ्ते में कितने दिन सेक्स हो तो इसको हम हेल्दी सेक्स लाइफ कहते हैं? हेल्दी सेक्स लाइफ का मतलब आपका शरीर हेल्दी रहे। आपके हेल्दी शरीर को जितनी बार सेक्स की जरूरत होती है उतना ही आपको सेक्स मिलता रहे तो वो हेल्दी सेक्स लाइफ होगी। किस कोई ये नहीं हफ्ते में 4 आप बार? ना एक्सेस करोगे ना डिप्राइव रहोगे, वो बैलेंस को ही हेल्दी सेक्स लाइफ बोलते हैं। लेकिन आजकल ऐसा बहुत हमको पढ़ने में आता है कि ड्यू टू दिस हेक्टिव लाइफ और हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, 15-20 दिन में एक बार सेक्स हो पाता है या वो भी नहीं हो पाता है? हाँ, ऐसा बहुत ज़्यादा होने लग गया है। कई महीने तो 3-3 महीने, कई केस में देखा 3-3 महीने बीत जाते हैं। तो इन सब केसेस में आगे चल के आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन की केस आती है, प्रॉब्लम होती है। शुरू में 15 दिन के अंतराल में सेक्स हुआ, फिर 3 हफ्ते के अंतराल में सेक्स हुआ, फिर 1.5 महीने के अंतराल में सेक्स हुआ, फिर 3 महीने के अंतराल में सेक्स हुआ, फिर उसके 3 महीने बाद जब सेक्स का मौका आया तो लिंग उत्तेजना नहीं आई। ये एक रीज़न बहुत बड़ा है। और ये भी यही रीज़न है कि सर शादियाँ अगर सही टिकें तो एक सेक्स लाइफ में उससे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, टाइमली सेक्स लाइफ और हैप्पी मैरिज लाइफ। एक स्त्री और एक पुरुष अपनी वासना पूर्ति के लिए ही विवाह बंधन में जुड़ते हैं। तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो ही गया शादी का। शादी का एस्पेक्ट का मतलब आज की तारीख में ये नहीं है कि भाई तुमने बच्चे 2 पैदा किए, 3 पैदा किए, उनको देखभाल किया, जिंदगी गुजर गई। आज का वो युग ही नहीं है। आज के युग में जो शादी होती है अपनी सेक्स कामना पूर्ति के लिए होती है, बच्चे पैदा करने के लिए शादियाँ नहीं होती हैं। तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल तो हुआ, ये तो मेन पर्पस है। नहीं तो एक लड़की अपनी स्वतंत्रता को क्यों त्याग करना चाहेगी? एक स्त्री, एक लड़की अपनी पूरी आज़ादी, क्योंकि माँ के यहाँ तो पूरी आज़ाद है, लेकिन शादी के बाद आज़ाद नहीं है, बंध गई है, काम से भी, ड्यूटी से भी बंध गई है। तो ये अपनी आज़ादी को छोड़ के बंधन में लेती है क्योंकि उसको काम वासना भी संग संग पूरी करनी है। और इसकी एक उम्र है? इसका कोई उम्र नहीं है, इसकी कोई उम्र नहीं होती। आप आदमी 50 की उम्र में, स्त्री 50 की उम्र में भी शादी करे तो भी सेक्स एंजॉय कर सकती है। तो ये एक मिथ है कि जितनी एज बढ़ेगी उतना हम शारीरिक तौर पे कमज़ोर होते जाएंगे, ये शायद एक मिथ है। देखिए, शारीरिक उम्र बढ़ने से शरीर में कमजोरी आती है, कहीं एकदम बिल्कुल गलत बात भी नहीं है। इसलिए शरीर का ख्याल रखना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है, अपने हिसाब से, शरीर के हिसाब से न्यूट्रिशन को चूज़ करना पड़ता है, अपनी एक रूटीन बनानी होती है, एक डिसिप्लिन लाना होता है। जब आप न्यूट्रिशन की बात करते हैं सर, इसके लिए कौन सा फूड है जो हम सेक्सुअली हम स्ट्रांग रहें? ऐसे कुछ फूड हैं जो हमको रेगुलर खाने के साथ लेने चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, पहली बात तो हेल्थ जो है ना, वो डिपेंड करता है आपके डीएनए पर। डीएनए मतलब आपकी नसों के ऊपर। अब मैं बताता हूँ कि कोई आदमी से पंजाब में रहते हैं, वो उनका पंजाबी खाना ही अलग है, वो साउथ इंडिया में आ जाते हैं, लेकिन साउथ इंडियन खाते हैं, अपने को अडेप्ट कर लेते हैं, लेकिन उनके शरीर के लिए वो अच्छा नहीं है। तो आप वही खाना खाइए जो आपके दादा परदादा खाते आए हैं। अच्छा। क्योंकि वो भी हेल्दी थे तभी आप हेल्दी हो। तो इसलिए आप अपने डीएनए के हिसाब से हम लोग को खाना चूज करना चाहिए। अब जैसे आप जिस जगह रह रहे हो उस जगह का जो मौसम के फ्रूट है उसी जगह के, वो थोड़ा आपको सूट करेंगे। मान लीजिए हम लोग कलकत्ते में रहते हैं, कलकत्ते के आसपास कोई चेरी या स्ट्रॉबेरी नहीं होती, आप एक न्यूजीलैंड से स्ट्रॉबेरी मंगवा के, कीवी मंगवा के खाते हो, इससे आपको शरीर में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। बिल्कुल। एक और बहुत प्रॉब्लम आजकल देखी जाती है सर यंग बच्चों में, वो है स्वपन दोष जिसको हम बोलते हैं। ये एक्चुअली क्या है और क्या ये स्वपन दोष एक नेचुरल प्रोसेस है, कुदरती प्रोसेस है बच्चे को सेक्स के लिए मैच्योर करना, तैयार करना। कुदरती प्रोसेस है उसके अंदर सेक्स की भावना लाना। कुदरती प्रोसेस से उसको कुदरत ही सिखाती है कि आगे चल के भाई तुमको अपना एक काम करना है, इनकम करनी है, शादी करनी है, आगे परिवार बढ़ाना है। तो एक तो ये हो गया एक इसका नेचुरल।
दूसरा है कि जो बहुत ज़्यादा कामुक होते हैं उनका ज़्यादा सपोदोष होता है। कई बार क्या होता है, कई बच्चों ने दो एडल्ट को सेक्स करते हुए भी देख लिया होता है छुपके छुपके, तो सोते जाते हैं तो उनके दिमाग में वो सारी सीन कंटिन्यूसली घूमती रहती है, तो उनको बहुत ज़्यादा होता है। वैसे बच्चे उतना एक्सरसाइज या उतना सब कुछ ऑलराउंडर नहीं बन पाते, पिछड़ जाते हैं। तो इस केस में अगर आपका कोई भी टीनेज है और आपको लग रहा है कि वो पढ़ाई में, हेल्थ में या किसी चीज़ में पिछड़ रहा है, तो उसको काउंसलिंग उसके लिए ज़रूरी होता है। काउंसलिंग क्या होता है, बच्चे को उसके ही मन, उस बच्चा उसका मन क्या चाहता है ये नहीं समझ पाता, तो एक इंसान को उसका मन क्या चाहता है ये पहचान कराने का जो प्रोसेस है, इसको काउंसलिंग बोलते हैं। अगर हम सर थोड़ा सा बात करें फिर जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पर, कि लोग अक्सर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इसमें दो चीज़ें करते हैं। तो शिलाजीत खाना शुरू कर देते हैं पावर के लिए, या फिर क्वैक्स के पास जाते हैं जो बोलते हैं झाड़ फूक है, ये जड़ी बूटी है, ये खाओगे तुम बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाओगे। काफ़ी सारे एड्स आपने भी देखे होंगे, ट्रेनों में लगे रहते हैं। हाँ, क्या ये लोग जेन्युइन हैं, या फिर इनके पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या फिर एक डॉक्टर के पास ही आना चाहिए? देखिए, ये एक सामाजिक समस्या है। शिलाजीत क्या होता है, एक पत्थर होता है शिलाजीत, जिसका चूरा खिलाते हैं लोग। वो पुराने अपने आयुर्वेदिक के समय प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ जाने का इलाज हुआ करता था इंडिया का आयुर्वेदिक समय पे। तो शिलाजीत सिर्फ प्रोस्टेट को ही कम करता है, सेक्स के ऊपर उसका कोई रोल नहीं है। और जो क्वैक्स हैं वो एक विश्वास के नाम पे दवाई देते हैं, ये सोच के कि विश्वास होगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ बेनिफिशियल कुछ नहीं होता, इसलिए लोग ठीक भी नहीं हो पाते। तो इनके पास, इनसे जाने से बचना चाहिए। इनको जाने से, इनके पास जाने से किसी फ़ायदा नहीं है, तो बचने से ही में ही भलाई है। एक और बात है सर कि लोग हर तरीके के डॉक्टर के पास चले जाते हैं, पर जब बात सेक्सोलॉजिस्ट की आती तो वो थोड़ा स्टिग्मा में रहते हैं और डरते हैं और परिवार को नहीं बताते हैं वो कहाँ जा रहे हैं। ये है प्रॉब्लम सर कि अभी भी इस तरीके ये अभी भी बहुत स्टिग्मा प्रॉब्लम है, बहुत भयंकर स्टिग्मा है। पहले जो 40 साल पहले जो था, आज भी वही है। ये कोई भी किसी को नहीं बोलना चाहता है कि भाई मेरा सेक्स कमज़ोर है। खासतौर पे शादीशुदा आदमी तो किसी दोस्त को बोलेगा ही नहीं मेरा सेक्स कमज़ोर है उसके, और सेक्स कमज़ोर हूँ, सेक्सुअली मैं कमज़ोर हूँ, ये बोलेगा तो बाद की बात है। पहले खुद तो एक्सेप्ट करे कि मैं कमज़ोर हूँ। खुद एक्सेप्ट करने में भी तो प्रॉब्लम है उसको, और जब वो एक्सेप्ट कर लेगा तो इलाज करा लेगा, या नहीं कराएगा तो बहुत ज़्यादा अपन को गुनाहगार समझेगा। तो दोनों ही केस में क्या होता है कि वो मानना ही नहीं चाहता कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम। और ये बहुत ही विचित्र बात है सर कि सेक्स इज़ जस्ट एन इम्पॉर्टेंट, आपने जैसे बताया कि हमारा ह्यूमन का जैसे खाना है, सेक्स इज़ पार्ट ऑफ दैट लाइफ, फिर भी लोग क्यों मजाक उड़ाते हैं कि भाई तुम्हारी सेक्स पावर कमज़ोर है? इसमें अननेचुरल क्या है? हो ही सकता है ना ऐसा? देखिए, हर कोई इंसान, बात यह है कि पावर इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि ये सेक्स कमजोरी, अगर वो मानता है कि मेरा सेक्स कमजोरी है तो वो ये भी मान लेगा कि मैं मानसिक रूप से कमज़ोर हूँ। देखिए, अगर सपोज मैं दोस्त हूँ, मैंने बोला तेरा तो कुछ सेक्स होता नहीं है, वो उसको एक मानसिक आघात पहुँचता है, और मानसिक आघात देख के मुझे खुशी होती है। तो ये एक साइकोलॉजिकल गेम है, बोलना कि तुम्हारा लिंग छोटा है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है, ये बात बोलने में एक आदमी अपने अंदर की एक सुपीरियरिटी अपने को महसूस करता है। तो ये एक इट्स अ साइकोलॉजिकल गेम, माइंड गेम, जो ये आपने बताया। बिल्कुल। अब इसमें आप कुछ सजेशंस देने चाहेंगे कि अगर बेटर सेक्स लाइफ आपको जीनी है, वो किन बातों का ख्याल रखना है? सबसे पहले आप एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज जब हम लोग बोलते हैं ना, तो लोग बोलते हैं अच्छा मैं कल ही जिम ज्वाइन कर रहा हूँ। एक्सरसाइज जब बोला जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जिम पे भागे भागे जाओ। दूसरी बात, हम लोग के समाज में हम लोग को
कि ज़्यादातर युवकों को जिम एक्सरसाइज सूट नहीं करती। जिम एक्सरसाइज की वजह से उनके शरीर में काफ़ी सारे चोटें पहुंचती हैं जो जल्दी ठीक नहीं हो पाती। तो हम ज़्यादातर भारतीयों की बात कर रहा हूँ, हम लोग की बॉडी जिम एक्सरसाइज के लिए नहीं बनी है। दूसरी बात, हम लोग की जो बॉडी बनी है उस पे योग और स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज ही सूट करती है। और हम लोग का जो कल्चर बना है वो योग पर बना है, योगा पे। सारा का सारा कल्चर योगा पर बना है। आप केरल का कल्चर ले लो, भरतनाट्यम, 50 किस्म के योगा को आप एक लय में जब करोगे तो वो एक डांस का फॉर्म ले लेता है। कोई भी आप ट्रेडिशनल डांस देखिए इंडिया का, वो योग से ही प्रेरणा है उसकी। बिल्कुल। तो जब आप योग करेंगे या फिर हम लोग डांस करेंगे, उससे बेहतर एक्सरसाइज कुछ है नहीं फॉर इंडियंस बाय इंडियंस। तो जब हम लोग एक्सरसाइज के बारे में बोलते हैं, हम लोग चाहते हैं कि आप लोग योगा सीखिए, आप लोग डांस सीखिए, डांस क्लास में जाइए, प्रैक्टिस करिए। इससे मन के अंदर मन भी बदलता है। एक मेरा आखिरी सवाल है सर आपसे कि हम बोलते हैं कि फर्स्ट नाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सेक्सुअल लाइफ में। जो फर्स्ट वेडिंग नाइट होती है, सब बड़ा प्रेशर में रहते हैं कि हम परफॉर्म कर पाएंगे नहीं, ऐसा भी होता है क्या? लोग आपके पास बिल्कुल आते हैं, वो भाई फर्स्ट नाइट है, मगर फर्स्ट नाइट में अगर हम लोग स्टैटिस्टिकली देखें तो 80% लोग तो कर ही नहीं पाते। अच्छा। 80% जो नहीं कर पाते, उन 80% में 90% को यही नहीं पता होता कि वजाना कहाँ है, डालना कहाँ है। तो ये एक बड़ा ही प्रेशर बना रखा है भाई फर्स्ट नाइट का। तो ये देखिए एक सामाजिक और साइकोलॉजिकल प्रेशर। बिल्कुल। और आज का यूथ है जिस सर, उसको कुछ सजेशन देना चाहेंगे आप हेल्दी रहने के लिए, अपार्ट फ्रॉम एक्सरसाइजेस की, मास्टरबेशन पे कंट्रोल, कुछ ऐसा कुछ यंग को? देखो, यंग लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप एक्सरसाइज तो बिल्कुल करिए। दूसरी बात है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट को हावी मत होने दीजिए। आप एक सब्जेक्ट को, एक सेक्स को या एक चेहरे को आप बार बार सोचते रहेंगे तो ये आपकी कैरियर के लिए हानिकारक है। और यूथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ज़िंदगी का एक लक्ष्य जितनी कम उम्र में आप तैयार कर सको उतना आपके लिए फ़ायदा है। मैं तो माँ बाप को भी बोलता हूँ कि देखिए, जब तक बच्चा आपका 6 साल का हो, उससे बातचीत करके उसको ज़िंदगी का एक लक्ष्य समझाइए। सही बात है। आपका गोल जितना क्लियर होगा, आप जल्दी पहुँच पाओगे। आज कई लोगों को हम लोग देखते हैं 50 हो गए, 60 हो गए, ज़िंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई गोल नहीं है, एक काम करते आ रहे हैं। तो बिल्कुल सर। वेल, डॉक्टर गोविंद जी ने बहुत कुछ कहा सेक्सुअल लाइफ के बारे, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे, इसके साथ साथ प्री मैच्योर इजैकुलेशन भी, और अपनी सेक्सुअल लाइफ को कैसे आप हेल्दी रख सकते हैं, क्योंकि सेक्स भी उतना ही ज़रूरी है जितना आपके लिए खान पान ज़रूरी है। इस पर कोई टैबू नहीं होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो, या किसी तरह कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो आप सर को प्लीज़ कनेक्ट कर सकते हैं। सर, मैं आपका हेल्पलाइन नंबर स्क्रीन पे दे देता हूँ ताकि जो लोग आपसे कनेक्ट करना चाहें वो कर ले सकते, बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। और कमेंट अगर करेंगे तो सर उसका जवाब दे देंगे कमेंट सेक्शन में। और बहरहाल, अगर इनसे आप चाहते हैं कि आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना की जाए तो वो भी डिस्क्लोज नहीं की जाए, कॉन्फिडेंशियल ही रहेगा, डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। इसे टैबू मत समझिए। अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सामने आइए, इसको सॉल्व करिए और अपनी लाइफ को खुशी से जिए। बहरहाल, थैंक यू सर फॉर कमिंग टू द शो। धन्यवाद बुलाने के लिए। और ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरे इस चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक भी करिए, ताकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लाते रहें। मकसद यही था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस सब्जेक्ट पे हम इन्फॉर्म कर सकें। मिलेंगे एक और वीडियो में।